अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अब आज हम करेंगे HRM 617। इसका भी वही सारा सीन है। 23 से 45 तक आपके लेक्चर्स हैं। आपको 90 मिनट्स दिए जाएंगे और इसमें 3 to 5 जो है डिस्क्रिप्टिव मार्क्स के आएंगे, बाकी सब आपके MCQs आएंगे। इसमें आपको 39 क्वेश्चंस आ सकते हैं और आए थे। मूव कर चुके हैं अपने कंटेंट्स की तरफ, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास कंटेंट हमारा आता है ट्रेनिंग इवैल्यूएशन। एक चीज़ जो मुझे इन नोट्स की अच्छी नहीं लगी वो ये थी कि सम अप नहीं किया गया कि चीज़ें कितनी हैं और किस तरह हैं। ट्रेनिंग इवैल्यूएशन में हमारे पास मेथड्स आते हैं। एक रिएक्शन आउटकम है, एक लर्निंग और कॉग्निटिव आउटकम है, थर्ड बिहेवियर एंड स्किल बेस्ड आउटकम है, उसके बाद फोर्थ अफेक्टिव आउटकम है और फिफ्थ जो है वो हमारे पास ROI है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कुछ पास रिजल्ट पे रुक जाते हैं, कहते हैं रिजल्ट फिफ्थ है, कुछ कहते हैं ROI है, लेकिन मोस्टली ROI जो है आपका वो फिफ्थ कंसिडर किया जाता है। अब हमारे पास पड़ जाती है रिएक्शन आउटकम की। रिएक्शन आउटकम क्या होता है? रिएक्शन आउटकम बेसिकली ट्रेनिंग का परसेप्शन है प्रोग्राम को लेकर कि उसको फैसिलिटीज़ क्या हैं, ट्रेनर कौन है और कंटेंट क्या है। इसको हम क्लास और इंस्ट्रक्शन एवेल्यूशन भी कहते हैं। इसमें जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होती है वो प्रोग्राम के एंड पर कलेक्ट होती है, प्रोग्राम के कंक्लूजन पर जो है वो कलेक्ट होती है। अब इसमें ये जो चीज़ें हम पढ़े हैं ये किर्कपैट्रिक्स फ्रेमवर्क हैं और ये लेवल नंबर 1 है रिएक्शन का, ठीक है, अकॉर्डिंग टू हिज फ्रेम। इसमें जो है हम क्वेश्चनर के ज़रिए भी चीज़ें जो हैं वो कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद से आपको ये टाइप दी हुई क्वेश्चनर की। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, इसके MCQs बहुत अजीब और बहुत रफ आए थे और उम्मीद है कि आपको भी बहुत अजीब रफ आए, तो ज़रा गौर से, ठीक है। उसके बाद वो कह रहे हैं कि जो हम लोग अगर किसी भी चीज़ को एक्यूरेटली एवेल्यूएट कर लेते हैं तो फिर इसका मतलब होता है कि सक्सेस हो गई है लर्निंग की, ठीक है। इसमें उसने ट्रेनिंग करवाना होता है, वो देखता है कि कितने के जो है वो पॉजिटिव रिएक्शंस आए हैं और जिसने ट्रेनिंग्स दी थी उसकी ट्रांसफ़र कितना को हुआ है। ट्रांसफ़र का मतलब होता है जब आपने ट्रेनिंग दी है उससे आपकी कंपनी को एक्चुअल परफॉर्मेंस में कितना फ़र्क मिला है उस ट्रेनिंग प्रोग्राम की बदौलत। उसके बाद लर्निंग और कॉग्निटिव आउटकम, इसमें आता है कि जो हमारा ट्रेनर है वो कितना कुछ फेमिलियर हुआ है प्रिंसिपल से, फैक्ट्स से, दिस। जो हमारा ट्रेनिंग है वो कितना को फेमिलियर हुआ है प्रिंसिपल से, फैक्ट्स से, प्रोसीजर से, प्रोसेस से, टेक्निक से जो कि ट्रेनिंग प्रोग्राम में लगाई गई थी, एम्फसाइज की गई थी। और ये किर्कपैट्रिक्स फ्रेमवर्क का लेवल नंबर 2 है। लेवल नंबर 2 का नाम है लर्निंग। लेवल नंबर 1 का था आउटकम, 2 का है लर्निंग, ठीक है। इसमें मेजर करता है कि ट्रेनर ने कितना कुछ समझा है, कितना कुछ सीखा है और वो किस डिसीजन पे पहुंचा है। बिहेवियर एंड स्किल आउटकम, इसमें हमारे पास आता है कि जो ट्रेनी है उसने कितना को असेस किया है, कितना को यूज़ किया है टेक्निकल को और मोटर स्किल्स को और अपने बिहेवियर्स को कितना को इन्हेंस किया है। इसका मतलब ये होता है इसमें ये चीज़ें इंक्लूड होती हैं कि उसने एक्वायर करना है और उसने स्किल्स को लर्न करना है। ये किर्कपैट्रिक्स लेवल का 2 लर्निंग और 3 बिहेवियर में फॉल करता है। इसमें यह देखा जाता है कि ट्रेनी ने जो है वो कितनी की स्किल्स जो है वो लर्न की हैं और उसने स्किल से क्या इवैल्यूएट किया है, क्या ऑब्जर्व किया है उसने और क्या इवैल्यूएट किया है, उसकी परफॉर्मेंस जो है वो कितने को बड़ी है और वो खुद को सेल्फ रेटिंग्स करता है कि वो कितना को मोटिवेट हुआ है, कितना को अच्छा उसने काम जो है वो किया है। अफेक्टिव आउटकम्स, अफेक्टिव आउटकम का मतलब होता है एटीट्यूड एंड मोटिवेशंस। इसका मतलब है कि टॉलरेंस फॉर डिवर्सिटी। डिवर्सिटी बेसिकली होती है कि रेस, जेंडर या किसी भी चीज़ पे अगर जॉब्स जो हैं वो ठीक नहीं जा रही या जॉब्स जो हैं वो थोड़ा फेवरेटिज्म हो रही है, ठीक है। तो इसमें चीज़ें आती हैं कि आपकी कितनी को टॉलरेंस है डिवर्सिटी के अगेंस्ट, ठीक है। आपको कितनी को मोटिवेशन मिल रही है, आप ले पा रहे हैं लर्न करने के लिए। आपका सेफ्टी एटीट्यूड क्या है, आपकी लिमिट्स क्या हैं और कस्टमर सर्विस और ओरिएंटेशन आप कितना कुछ समझे हैं, ठीक है। इसे हम सर्वे करते हैं और फिर भी हम देखते हैं कि एक क्वेश्चन दे देते हैं लोगों को, ठीक है, वो उनको सॉल्व करना होता है। हम लोग फिर देखते हैं कि एक शख्स का जो एटीट्यूड है, जो मोटिवेशन है वो किस तरह की है और दूसरे की किस तरह की है, तीसरे किस तरह की है एक ही ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए, ठीक है। तो इट वेरीज
फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। उसके बाद वो कह रहा है ये जो है लेवल 3 एंड लेवल 2 से फॉल करता है। उसके बाद हमारे पास बारी आती है रिजल्ट्स की। रिजल्ट्स में वो कह रहा है कि रिजल्ट्स प्रोग्राम की वो चीज़ हैं वो बताती हैं कि ट्रेनिंग प्रोग्राम से कंपनी को कितना को बेनिफिट मिला है। जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कंपनी ने लगाए थे उसने कंपनी को कितना को पे ऑफ किया है, यानी कि क्या उसकी जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ हुई है उस ट्रेनिंग प्रोग्राम से, क्या उसकी जो कॉस्ट थी वो कम हुई है उस ट्रेनिंग प्रोग्राम से, क्या उसकी क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट्स आई हैं, तो क्या यानी कि इन शॉर्ट क्या उसको बेनिफिट हुआ है ट्रेनिंग प्रोग्राम पे पैसे लगाने का। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो होता है ये मॉनेटरी फॉर्म्स में आता है, ठीक है। इसमें कंपेयर किया जाता है, देखिए रिजल्ट और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बैन बाई लग रहे हैं, ठीक है। तो इसमें वो मॉनेटरी टर्म्स में यानी कि पैसे में देखता है कि उसको कितना को बेनिफिट हुआ है ट्रेनिंग लगाने से। इसको हम लेवल 5 कहते हैं इवैल्यूएशन। उसके बाद बारी आती है हमारे पास कि हमने सेलेक्ट किस तरह करना है अपना आउटकम, हमने किस तरह देखना है कि हमारा आउटकम जो है वो अप्रोप्रिएट हो, हमें अप्रोप्रिएट आउटकम जो है वो मिले। उसके लिए हमने कुछ चीज़ें चेक करनी है। एट वेरी फर्स्ट वी हैव रेलिवेंस, ठीक है। हमने देखना है कि जो प्रोग्राम हम चूज़ करने जा रहे हैं वो रेलिवेंट है भी है कि नहीं है, ठीक है। जो ऑब्जेक्टिव हम उससे गेन करना चाह रहे हैं, जो हमारा एक्सपेक्टेड एक्शन है उससे क्या वो हमें मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम अपनी प्रोडक्शन की जो है क्वालिटी जो है वो बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। तो क्वालिटी के लिए हम मार्केटिंग पे तो नहीं ना पैसे इन्वेस्ट करेंगे, मार्केटिंग के लिए तो नहीं ना हम ट्रेनिंग प्रोग्राम रखेंगे, हम अपने लेबर के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम रखेंगे कि उन्होंने किस तरीके से इसको बेटर से बेटर प्रोड्यूस करना है। तो हमने रेलिवेंसी जो है वो चेक करनी है। इसमें कंटामिनेशन है जो मेजर करता है इवैल्यूएशन को। उसके बाद रेलिवेंस है जो देखता है ट्रेनिंग ऑब्जेक्ट्स कितने को रिलेटेड हैं। उसके बाद डेफिशिएंसी है जो देखता है कि हमारी नीड असेसमेंट क्या है ट्रेनिंग प्रोग्राम में। उसके बाद रिलायबिलिटी में वो ये कह रहा है कि हमने देखना है कि जो हमने अपने आउटकम को टाइम पे 6 मंथ्स 1 मंथ हमने ओवर द टाइम कंसिस्टेंटली अपने प्रोग्राम को देखना है, अपने आउटकम्स को देखना है कि क्या हमारे जो रिज़ल्ट्स हैं, जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, हमें उतना अच्छा रिज़ल्ट दे रहे हैं कि नहीं दे जितना हम चाह रहे हैं, वो उन पर कुछ असर हो भी रहा है ना कि नहीं हो रहा। इसके लिए हम लोग जो है रिटन टेस्ट लेते हैं नॉलेज को मेजर करने के लिए, उनके स्टैंडर्ड्स को मेजर करने के लिए जो प्रोग्राम अटेंड करने के बाद उनमें आए हैं। इसमें 2 टेस्ट होते हैं, एक प्री ट्रेनिंग है, एक पोस्ट ट्रेनिंग है। एक हम उनको ट्रेनिंग देने से पहले उनका टेस्ट लेते हैं, ठीक है। एक उनको ट्रेनिंग देने के बाद हम उनका टेस्ट लेते हैं। फिर हम लोग देखते हैं कि दोनों टेस्ट में क्या फ़र्क आया है, क्या उनका दिमाग थोड़ा सा भी चेंज हुआ है कि नहीं हुआ। उसके बाद डिस्क्रिमिनेशन से ही ज़ाहिर है डिफरेंस करना, इख्तलाफ करना, मुकाबलेबाजी करना, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेशन ये वो डिग्री रेफर करता है जिसमें ये बताया जाता है कि ट्रेनिंग की जो परफॉर्मेंस है, ठीक है, ऑन द आउटकम एक्चुअली रिफ्लेक्ट ट्रू डिफरेंस इन परफॉर्मेंस। जो उसने अब एक्चुअल परफॉर्मेंस दी है, जो उसने हकीकत में परफॉर्मेंस दी है, क्या उसने वाकई में उसकी परफॉर्मेंस में फ़र्क डाला है कि नहीं डाला, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन ये होता है। प्रैक्टिकलिटी ये होता है कि वो इजी रहता है और आउटकम जो है वो मेजर करता है, उनको कलेक्ट करता है, ठीक है। इसमें क्या चीज़ें शामिल होती हैं, इसमें लर्निंग शामिल होती है, इसमें परफॉर्मेंस शामिल होती है, इसमें बिहेवियर आउटकम्स होते हैं, इसमें इवैल्यूएशन वगैरह होती हैं। और प्रैक्टिकल रहता है कि यार जो होना है वो होना है। वो ये कहता है कि ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं ये एम्प्लॉयज़ को बर्डन करते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है, ठीक है। उसके बाद इवैल्यूएशन प्रैक्टिस किस तरीके से होती है। वो कह रहा है विच ट्रेनिंग प्रोग्राम अब वो कह रहा है कि कौन सा ट्रेनिंग आउटकम जो है वो कलेक्ट करना चाहिए, ठीक है। हमने 5 लेवल जो हैं वो पढ़े हैं, ठीक है।
अब वो कह रहा है कि एक में फ्रैक्शन में अगर मैं देखा तो 91% है, 54% है कॉग्निटिव में, ठीक है। ये सारा एक्चुअल प्रोजेक्ट है, ठीक है। अब वो कह रहा है हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इनकी लिमिटेशंस जो है वो देखें कि कौन सी लिमिटेशंस जिसकी वजह से इतना अफेक्ट नहीं पड़ा, जिसकी वजह से यह अफेक्ट पड़ा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव्स एंड देयर इम्प्लीकेशन। सबसे पहले इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि जब हम लर्न करते हैं तब इसका मतलब होता है कि हमने इसको ट्रांसफ़र भी करना है और इसको अप्लाई भी करना है। आउटकम्स क्या आते हैं ट्रांसफ़र करने से? एक ये कि ट्रेनिंग को प्रोग्राम कितना कुछ समझ आया है, ट्रेनिंग क्या इन्वायरमेंट में लर्निंग आई है कि नहीं आई, या जो मटेरियल था वो हमारा मीनिंगफुल हुआ है कि नहीं हुआ, ठीक है। उसके बाद बिहेवियर स्किल, इसमें ये होता है कि जो पीर्स और मैनेजर्स होते हैं वो देखते हैं ऑब्जर्वेशन क्या हमारी रही बिहेवियर की, लोगों का बिहेवियर चेंज हुआ कि नहीं हुआ। अफेक्टिव में ये होता है कि हम देखते हैं जो ट्रेनिंग से जो मोटिवेट हुए हैं कि नहीं हुए। रिजल्ट्स में हम लोग ये देखते हैं कि कंपनी को बेनिफिट क्वालिटी में प्रोडक्शन में हुआ है कि नहीं हुआ। और लर्निंग में हम लोग ये देखते हैं कि पेंसिल एंड पेपर टेस्ट, हम पेंसिल एंड पेपर टेस्ट करते हैं। जितने पीछे टाइप्स पढ़ी हैं उसने उसको ही उसी को ही डिफ़ाइन कर दिया है। अब हमारे पास आता है इवैल्यूएशन डिज़ाइन। इवैल्यूएशन डिज़ाइन में ये कहता है कि ये कॉन्फिडेंस जो है वो डिटरमाइन करता है, ठीक है, जो कि रिज़ल्ट में प्लेस किया जाता है, ठीक है, कि कौन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगा चेंजेस का जो इवैल्यूएशन में आएगा आउटकम से, ठीक है, जो कि इन्फ्लुएंस करेगा आउटकमर्स को, ठीक है। वो कह रहा है कोई भी जो इवैल्यूएशन डिज़ाइन है वो अमल में आ ही नहीं सकता जब तक हम ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है जो ट्रेनिंग जो है वो ना दें। तो ट्रेनिंग जो है वो ज़रूरी होता है। थ्रेट्स तो फिर हर चीज़ में होते ही हैं, ठीक है, लेकिन ट्रेनिंग देकर कुछ हासिल करने से बेहतर है, रिस्क लेने से बेहतर है कि रिस्क ना ही लिया जाए। रिस्क ले लेना बेहतर है, इसलिए रिस्क लिया ही ना जाए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास बारी आती है थ्रेट्स। वो कह रहा है थ्रेट्स कौन कौन से होते हैं। कंपनी को थ्रेट्स होता है, ठीक है, थ्रेट्स इंटरनल वैलिडिटी। उसके बाद पर्सन्स को होता है कि उसकी मैच्योरेशन हो रही होती है, उसकी मोर्टेलिटी को फ़र्क ना पड़े, ठीक है, जो ग्रुप्स में डिफरेंस आता है। उसके बाद आउटकम मेजर्स हैं, हम लोग टेस्टिंग के ज़रिए आउटकम मेजर्स करते हैं, हम इंस्ट्रूमेंट्स के ज़रिए हम इंस्ट्रूमेंट्स रख देते हैं, उनके ज़रिए मेजरमेंट्स करते हैं, हम दूसरी तरह मेजरमेंट करते हैं। ये आपका आएगा नहीं, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, अब मुझे भी नहीं था। अब वो कह रहा है मेथड्स क्या हैं थ्रेट्स टू वैलिडिटी को कंट्रोल करने के। ये जो है ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। इसमें वो कह रहा है कि ये जो थ्रेट्स हैं इनको एलिमिनेट करना, इनको मिनिमाइज़ करना बहुत इम्पोर्टेंट है ताकि कंपनी जो है वो बेटर से वर्क काम कर सके और इवैल्यूएशन को अडॉप्ट कर सके। वो कह रहे हैं कि इसमें 3 वेज़ हैं उसको एलिमिनेट करने के। एक है प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट इन इवैल्यूएशन डिज़ाइन, और एक है कंपैरिजन ग्रुप्स, और एक है रैंडम असाइनमेंट्स, ठीक है। वो कह रहा है जो प्री टेस्ट एंड प्रो टेस्ट है ये सबसे वेरी फर्स्ट है और ये बहुत अच्छे से इम्प्रूव करता है इंटरनल को। इनकी इसी तरह की थोड़ी थोड़ी तारीफ़ें हैं सब मेथड्स की, ठीक है। अब मेन चीज़ की तरफ आते हैं टाइप ऑफ इवैल्यूएशन डिज़ाइन, ठीक है। 4 टाइप्स हमने देख ली हैं, अब उन 3 टाइप्स को डेप्थ में देख लेते हैं। एक है पोस्ट टेस्ट ओनली। पोस्ट टेस्ट में ये होता है, अच्छा कंपैरिजन ग्रुप का पहले आप सुन लें। कंपैरिजन ग्रुप ये होता है कि एज, जेंडर, ठीक है, कलर, इस तरह की कोई भी चीज़ें जो हैं उनका सेम होना, लेवल्स का सेम होना, कल्चर का सेम होना, ठीक है। अब सबसे पहले क्या कहते हैं, ओके कलर नहीं आता इसमें, लेकिन एक्सपीरियंस, जेंडर्स और लेवल्स, इन सब चीज़ों का सेम होना, एज का सेम होना, ठीक है। अब पोस्ट टेस्ट में क्या है, पोस्ट टेस्ट में ये है कि ये ऐसा डिज़ाइन है, ऐसा इवैल्यूएशन डिज़ाइन है जिसमें सिर्फ पोस्ट ट्रेनिंग आउटकम्स कलेक्ट किए जाते हैं। यानी कि हमने ट्रेनिंग अभी दी है तो फिर हम लोग उसके ऊपर जो है वो टेस्ट लेते हैं, और इसमें कंपैरिजन ग्रुप जो है वो शामिल होता है। कंपैरिजन ग्रुप जो है इसके रिज़ल्ट को स्ट्रेंथन करता है,
ठीक है। हम लोग कंपैरिजन ग्रुप अगर 3-4 लोगों को अगर वो सेम लेवल पे काम कर रहे थे, सेम एज के हैं, सेम एक्सपीरियंस के हैं, तो हम उनमें कंपैरिजन करा के देख लेते हैं कि हमारा रिज़ल्ट जो है वो कितना को बेहतर रहा। यानी कि कंपैरिजन ग्रुप वो है जो कि लेवल ऑफ नॉलेज सेम हो, बिहेवियर सेम हो, ठीक है। उसके बाद बारी हमारे पास आती है प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट। पोस्ट टेस्ट में जो होता है ये दोनों मेथड यूज़ होते हैं, प्री टेस्ट भी होता है और पोस्ट ट्रेनिंग आउटकम्स ट्रेनिंग मेथड भी है जो यूज़ होता है। लेकिन इसमें जो एक चीज़ है वो ये है कि यहाँ पे कोई भी कंपैरिजन ग्रुप नहीं होता, तो हम लोग ये देख नहीं सकते कि हमारा जो ट्रेनिंग का बेनिफिट्स है वो कितना आया। यानी कि एक इंडिविजुअल लेज़ी भी हो सकता है, तो हम इंडिविजुअल में कंपैरिजन नहीं कर सकते। प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट क्या है, इसमें यही है कि दोनों डिज़ाइन हो सकते हैं, लेकिन इसमें एक जो चीज़ एडिशनल है वो ये है कि इसमें कंपैरिजन ग्रुप भी शामिल होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आती है टाइम सीरीज़। टाइम सीरीज़ वो कह रहा है कि वो इवैल्यूएशंस हैं जो कि ट्रेनिंग को आउटकम को कलेक्ट करती हैं पीरियोडिक इंटरवल्स पे, बिफोर ट्रेनिंग भी एंड आफ्टर ट्रेनिंग भी, ठीक है। पीरियोडिक इंटरवल्स यानी कि आफ्टर एवरी मंथ, ठीक है, और आफ्टर एवरी ईयर, ठीक है। या फिर ये कह लें आपके हम लोग ये देखते हैं कि अगर हम लोगों को दिसंबर में या जुलाई में इतना काम एम्प्लॉयज़ का मिल रहा है, तो हम जुलाई से बैकवर्ड जाते हैं जनवरी में, जब हमने अपना ट्रेनिंग प्रोग्राम जो नहीं लगाया था या जब हमने बिल्कुल स्टार्ट किया था, तो हम टाइम से भी एनालाइज करते हैं कि टाइम बाय टाइम इनमें कितना जो है वो प्रोग्रेस आया है, कितना को है जो डिफरेंस जो है वो आया है। अभी ये जो है एक रैपिंग डिपार्टमेंट होता है, एक मेकअप डिपार्टमेंट होता है। रैपिंग डिपार्टमेंट के नेम से ही जाहिर है कि ये वो डिपार्टमेंट है जिसमें पैकेजिंग वगैरह होती हैं। हेयर इज़ आर रैपिंग डिपार्टमेंट, ठीक है। वो कह रहा है मेकअप रैपिंग डिपार्टमेंट जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है बैगिंग के लिए, सीलिंग के लिए और लेबलिंग के लिए, ठीक है। और जो मेकअप डिपार्टमेंट है वो रिस्पॉन्सिबल होता है मेजरिंग के लिए और मिक्सिंग के लिए, ठीक है। यानी कि इंग्रेडिएंट्स जो हमने डालने हैं उसके अंदर। उसके बाद बारी आती है हमारे पास सोलोमन फोर ग्रुप। सोलोमन फोर ग्रुप जो हमने ऊपर पढ़े हैं, प्री टेस्ट एंड प्रोटेस्ट ग्रुप एंड प्रोटेस्ट ओनली ग्रुप, ये हमारे सोलोमन फोर ग्रुप में आते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास आगे आती है, ये बेस किए जाते हैं इंटीग्रेटिव लर्निंग पे, ठीक है, विद ट्रेडिशनल बेस्ड लर्निंग। अब वो कह रहे हैं इंटीग्रेटिव लर्निंग का बेनिफिट्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। इसका बेनिफिट ये है कि ये रिलैक्स कर देता है, इसको फॉलो करना ईजी होता है, ये पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करता है लर्निंग के लिए, जबकि ट्रेडिशनल को जो है वो लर्न करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है कि आपका डिफरेंस जो है वो आया हुआ था। उसके बाद कंसल्टेशन एंड चूजिंग एंड इवैल्यूएशन। हमने इवैल्यूएशन डिज़ाइन किस तरीके से चूज़ करना है, हमने ये देखना है कि जो हमने इवैल्यूएशन चूज़ किया है वो प्रोग्राम में कितना कुछ चेंजेस जो है वो कर सकता है, उसमें पोटेंशियल चेंजेस क्या क्या है, उसमें पोटेंशियल क्या क्या है, उसमें मल्टीपल क्लासेस और लार्ज नंबर ऑफ ट्रेनिंग्स कौन कौन से हैं, ठीक है। ये बेसिक चीज़ें हैं। सफिशिएंट टाइम कितना लगेगा, उसके ऊपर हमारी कॉस्ट कितनी लगेगी, और हमारे पास एक्सपर्टाइज दूसरी कंपनीज़ के पास एक्सपर्टाइज कौन कौन सी है, उसके अकॉर्डिंग हमने कौन सी लगानी है, फिर कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास बारी आती है फैक्टर्स की, कि हम लोग किस तरीके से इवैल्यूएशन डिज़ाइन के जो फैक्टर्स हैं उनको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उनको बढ़ा सकते हैं। चेंज पोटेंशियल, कि क्या हमारी जो प्रोग्राम है वो मॉडिफाई किया जा सकता है। इम्पोर्टेंस पे कितना को ये इनफेक्टिव ट्रेनिंग जो है वो, अगर हमारी ट्रेनिंग जो है इनफेक्टिव हो तो ये कस्टमर्स को कितना को अफेक्ट करेगी। हमने देखना है कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है हमारी प्रोडक्ट डेवलपमेंट में, हमारी कॉस्ट रिडक्शन में, हमारी कस्टमर को खींचने में कितनी किसकी इंपॉर्टेंस है। स्केल, हमने देखना है कि कितने की ट्रेनिंग्स जो हैं वो खुशी खुशी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। पर्पस ऑफ ट्रेनिंग हमें देखना है कि हमारा इससे मकसद क्या था। ऑर्गेनाइजेशन कल्चर का हमें देखना है कि ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर क्या है। एक्सपर्टाइज, कि कितने की जो कम्प्लेक्स ये सिस्टम है कि हम लोग को बहुत एक्सपर्ट लोग चाहिए। कॉस्ट, कि कितनी को हमारी कॉस्ट जो है वो लग जाएगी। टाइम फ्रेम, हमें देखना है कि हमें कितने को इन्फॉर्मेशन और कितने को टाइम में चाहिए है। उसके बाद बारी आती है हमारे पास रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो होती है वो उसको हम लोग कहते हैं कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। ये आपका एमसीक्यूज आया हुआ था, ठीक है। ये जो सिचुएशन है ये देखती है, ये वो अकाउंटिंग मेथड्स जो है वो तैयार कराती है, ठीक है, कि जिसमें पता चले कि हम लोगों को जितनी हमने कॉस्ट लगाई है, जो हमने ट्रेनिंग कॉस्ट लगाई है, उसके अगेंस्ट हमें कितना बेनिफिट जो है वो हुआ है। इसमें हमारे पास ये होता है इसको करने के रीज़न्स क्या क्या हैं। एक रीज़न ये है कि हम टोटल एक्सपेंडिचर्स जो हैं उसको अंडरस्टैंड करें। सेकेंड रीज़न ये है कि हम डिफरेंट अल्टरनेटिव ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो हैं उनकी कॉस्ट, उनके बेनिफिट्स को आपस में कंपेयर करें,
ठीक है, कि कौन सा ज़्यादा बेटर रहेगा, कौन सा हमें कम खर्चे में ज़्यादा बेनिफिट दे रहा है। फिर उसके बाद हमने ये देखना है कि हमारी मनी कितने को स्पेंड हुई है, ठीक है। उसके बाद हमने फिर उस कॉस्ट को कंट्रोल करने की कोशिश करनी है, ठीक है। जब हमारे पास पूरा एक स्केच होगा तो हम देख लेंगे हम कहाँ पर नाजायज़ कॉस्ट लगा रहे हैं और कहाँ से हमने उसको कम करना है। डिटरमाइनिंग कॉस्ट में हमारा ये आता है कि हमने कंपेयर करने हैं अल्टरनेटिव ट्रेनिंग प्रोग्राम के कोर्स को। इसे हम कहते हैं रिसोर्स रिक्वायरमेंट मॉडल, ठीक है। इसमें हम फैसिलिटीज़, पर्सोनल्स एंड मटेरियल कॉस्ट जो है डिफरेंट स्टेजेस पे उनको हम कंपेयर करते हैं ताकि हमें पता चले हमारी जो कौन सी जो है वो ज़्यादा सूटेबल है। डिटरमाइनिंग बेनिफिट्स में हमारे पास ये आता है कि हमने ये देखना है कि हमें कितना को बेनिफिट्स हुआ है ट्रेनिंग से, ठीक है। ट्रेनिंग का मकसद जो होता है वो यही होता है कि जो कॉस्ट है वो रिड्यूस हो और प्रोडक्शन क्वालिटी है जो वो इंक्रीज़ हो। तो हमने वही देखना है वो हमें कितना को बेनिफिट हुआ है। इसमें आगे ये है कि हमें टेक्निकल एकेडमिक एंड प्रैक्टिशनर लिटरेचर के कितने जो हैं वो बेनिफिट्स हुए हैं। उसके बाद ऑब्जर्वेंस रखना है, उसके बाद परफॉर्मेंस पे ध्यान रखना है, उसके बाद ट्रेनिंग बेनिफिट्स जो हैं वो हमने देखने हैं। उसके बाद ये एग्जांपल्स हैं, ये खुद रीड आउट कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद अदर मेथड्स फॉर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस अच्छा इसमें इसका फार्मूला है, ठीक है। ये देखिए मेरे किस तरह करनी है, रिजल्ट बिफोर ट्रेनिंग 2%, आफ्टर ट्रेनिंग 1.5%, ठीक है। यानी कि रिजेक्ट जो है वो 2% हो जाते थे, अब जो है वो सिर्फ 1.5 रिजेक्ट होते हैं, ठीक है। उसके बाद हाउसकीपिंग, पहले 10 डिफेक्ट होते थे अब सिर्फ 2 डिफेक्ट होते हैं, ओके। उसके बाद प्रिवेंटेबल एक्शंस एक्सीडेंट्स, पहले 24 एक्सीडेंट्स होते थे पर ईयर, अब जो है वो सिर्फ 16 एक्सीडेंट होते हैं। तो ये डिफरेंस है ना, तो इस डिफरेंस के ऊपर हम इसकी प्राइस मेंशन कर देंगे। तो ये जो है ये हमारे पास हमारा बेनिफिट जो है वो आ गया ड्यू टू अकाउंटिंग प्रोग्राम, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास का फॉर्मूला है ROI इज इक्वल्स टू रिटर्न डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट, ठीक है। आपसे वो क्वेश्चंस नहीं पूछता इसलिए मैं क्वेश्चंस नहीं करा रही, आपसे वो सिर्फ MCQ बेस तक रहता है, थ्योरेटिकल बेस तक रहता है, ठीक है। ट्रेनिंग मेथड्स वो कर रहे हैं, यहाँ ट्रेनिंग के बहुत से मेथड्स हैं। अब हम इन मेथड्स को देख लेते हैं वन बाय वन। एट वेरी फर्स्ट वी हैव प्रेजेंटेशन मेथड। प्रेजेंटेशन में हमारे 2 मेथड्स आते हैं, एक लेक्चर है कि हम उनको लेक्चर डिलीवर करते हैं, ठीक है। एक ऑडियो विजुअल टेक्निक्स हैं कि हम लोग उनको एनिमेटेड वीडियो देते हैं या हम अपनी वॉइस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये ज़्यादा बेनिफिशियल होती हैं और इसमें VCR इसमें DVD जो है वो यूज़ की जाती हैं। एक था प्रेजेंटेशन, सेकंड है हमारा हैंड्स ऑन मेथड। हैंड्स ऑन मेथड में ये होता है कि जो ट्रेनिंग मेथड्स जो हैं वो रिक्वायर करते हैं ट्रेनिंग को कि वो एक्टिव रहें लर्निंग में, ठीक है। और वो अपनी स्पेसिफिक स्किल्स दें और जो स्किल्स दी जा रही हैं ट्रेनिंग प्रोग्राम में उनको अंडरस्टैंड करें, ठीक है। अब हैंड्स ऑन जॉब मेथड्स में आगे से हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग। इसका मतलब ये है कि जब कोई नया या इनएक्सपीरियंस एम्प्लॉय जो है वो कंपनी में दाखिल होता है तो हम उसको उस शख्स के अंदर रखते हैं, उस मैनेजर के अंदर रखते हैं जो अपनी ड्यूटी से वो बड़े अच्छे से परफॉर्म कर रहा होता है, ठीक है। और ये इसलिए होता है कि ये जो शख्स नया आया है, जो इनएक्सपीरियंस शख्स है, ये थोड़ा सा एक्सपीरियंस गेन करे, ठीक है। और ख़ुद अपने आप को प्रमोशंस और हाई फाई पैसों की तरफ लेकर जाए, ठीक है। इसमें सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग प्रोग्राम्स पे आता है और बहुत सी चीज़ें भी आती हैं, हम आगे जाके पढ़ेंगे सेल्फ डायरेक्टेड प्रोग्राम क्या होता है। उसके बाद हम चलते हैं, ओके ये याद कर लीजिएगा, ये आपका आया था प्रिपेयरिंग फॉर इंस्ट्रक्शन, एक्चुअल इंस्ट्रक्शन आया था हमारा, ठीक है। उसके बाद बारी आती है हमारे पास सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग की। सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग ये होती है कि एक एम्प्लॉय ख़ुद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग आया था, ठीक है, कि वो ये देखता है कि कौन कौन सा शख्स जो है वो इन्वॉल्व होगा उसको सिखाने में, ठीक है। वो ट्रेनर जो है वो ख़ुद मास्टर होता है अपने प्रोग्राम का, वो ख़ुद सब कुछ सीखता है और वो क्वेश्चंस पूछता है बस ट्रेनर से, और ट्रेनर जो होता है वो उसको फैसिलिटेट करने के लिए बैठा होता है कि अगर उसका कोई क्वेश्चन हो तो वो उसको जवाब दे सके। वो ख़ुद ही सीखता है, वो ख़ुद ही अपनी एबिलिटीज़ को जो है वो इन्हेंस करता है। इसके डिफरेंट बेनिफिट्स भी हैं कि वो जब खुद करता है, इंटरेस्ट से करता है, तो वो बहुत गौर से देखता भी है और वो अच्छी नॉलेज जो है, अच्छी अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप करता है, ठीक है। वो उसको स्मॉलर पीसेस में ब्रेक करता है और फिर उसको अपनी टाइम के अकॉर्डिंग, अपनी ईजीनेस के अकॉर्डिंग उसको डेवलप करता है। ओके, अब ये जो अप्रेंटिसशिप है ये भी आपका आया हुआ था, ठीक है। ये अप्लाई होता है बोथ पे,
ऑन द जॉब पर भी और क्लासरूम ट्रेनिंग पर भी। इसमें जो है ये स्पॉन्सर करता है इसको इंडिविजुअल कंपनी और ग्रुप ऑफ कंपनी बाय अ यूनियन। अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम में क्या होता है कि आवर्स और वीक्स जो होते हैं वो डिवोट किए जाते हैं एक स्किल को, एक स्पेसिफिक स्किल यूनिट को डिफाइन करने में, उनको डिवोट करने में, ठीक है। इसमें हम लोग जो है एक सर्टिफाइड ट्रेड पर्सन लगाते हैं वर्क साइट के ऊपर, ठीक है, और उसे कहते हैं ट्रेनर। जो ट्रेनर होता है वो एक्सपीरियंस्ड होता है, लाइसेंस्ड होता है, वो फिर एक स्पेसिफिक प्लेस पर जाके ट्रेनर्स को है वो सिखाता है। और अप्रेंटिसशिप में ये एक बेनिफिट होता है कि जो ट्रेनिंग होता है वो लर्निंग के दौरान जो है वो पे गेन कर लेता है। ओके, सिमुलेशन क्या होता है? सिमुलेशन वो ट्रेनिंग है जो कि एक रियल लाइफ सिचुएशन को प्रेजेंट करती है, ठीक है। ये ऐसी सिचुएशन होती है कि हम लोग देखते हैं कि रियलिटी में क्या होगा, दैट व्हाट वुड हैपन इफ दे वर ऑन द जॉब, अगर ऐसा होता तो क्या होता, अगर ऐसा होता तो क्या होता, ठीक है। ये बेसिकली रियल लाइफ की असम्पशंस हैं। उसके बाद हमारे पास आता है केस स्टडी। केस स्टडी ये है कि जो भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन आती है हम उसके ऊपर कंप्लीट डिटेल स्टडी करते हैं ताकि हम उसके ऊपर कोई एक्शन ले सकें, एक प्रोप्रिएट एक्शन ले सकें जिस पे हम सजेस्ट करें कि ये चीज़ें जो हैं वो हो सकती है। लेकिन उससे पहले हम लोग को एक प्रॉपर स्टडी करनी पड़ेगी। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होता है स्टोरी को, उसके बाद हमने इन्फॉर्मेशन गैदर करनी होती है, फिर हमने स्टोरी आउटलाइन प्रिपेयर करनी होती है, फिर हमने इश्यूज़ बताने होते हैं, फिर हमने अपना केस मटेरियल जो है वो फाइनलाइज करना होता है, मेड करना होता है। बिजनेस गेम्स ही होती हैं, ये आपका आया हुआ था। बिजनेस गेम्स जो होती हैं वो इन्फॉर्मेशन गैदर होती है, एनालाइज होती हैं और डिसीजन इसमें मेक होता है। बिजनेस गेम में स्किल्स डेवलप होती हैं और बिजनेस गेम में एक कॉन्टेस्ट होता है, एक कॉन्टेस्ट होता है ट्रेनीज़ के दरमियान और टीम ऑफ ट्रेनिंग्स के दरमियान, ठीक है। वो खुद ही ये करते हैं और इसमें टाइम ऑन क्वालिटी या पाया हुआ था, टाइम और क्वांटिटी जो है वो ध्यान में रखी जाती है, ठीक है। चैलेंजेस खुद ही लिए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है रोल प्लेस। रोल प्लेस जो होते हैं ये करेक्टराइजेशन होती है, आपको एक करेक्टर जो है वो असाइन किया जाता है, आपने उस करेक्टर के अकॉर्डिंग काम करना होता है और खुद ही करना होता है, ठीक है। डिफरेंट रोल्स जो हैं वो दिए जाते हैं, आप उस रोल के अकॉर्डिंग अपना काम करते हैं, ठीक है। बिहेवियर मॉडलिंग। बिहेवियर मॉडलिंग में सबसे पहले आता है हमारे पास ऑब्जर्वेशन ऑफ बिहेवियर और फिर रीइंफोर्समेंट। ओके, विकेरियस रीइंफोर्समेंट वो है जब एक ट्रेनिंग जो है मॉडल को रिसीव कर लेता है और उसको अपने बिहेवियर में रीइंफोर्स करता है। उसके बाद हमारे पास आता है ट्रेनिंग मेथड, ग्रुप बिल्डिंग मेथड। ग्रुप बिल्डिंग में ये होता है कि हम लोग ने इंडिविजुअल्स को रेडी नहीं करना होता, हमने एक टीम को रेडी करना होता है। तो ये मेथड जो होते हैं जिसमें हम एक टीम को गैदर करते हैं, एक टीम को इफेक्टिव बनाते हैं, तो उसे कहते हैं ग्रुप बिल्डिंग मेथड। इसमें हम सिर्फ एक पर नहीं रहते, हम फुल को फुल देते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें आपने 4 स्टेजेस होती हैं। एक आपने कंसेप्चुअल नॉलेज गेन करनी है और थ्योरीज गेन करनी है और बिहेवियर सिमुलेशन में पार्ट लेना है और एक्टिविटीज़ को एनालाइज करना है और कनेक्ट करना है थ्योरी एक्टिविटीज़ को जॉब ऑन द जॉब रियल लाइफ सिचुएशन से, ठीक है। एडवांस लर्निंग ये होती है कि जब आप फोकस करते हैं अपनी टीम वर्क की डेवलपमेंट पे, लीडरशिप स्किल्स पे, ठीक है। आप आउटडोर भी जाते हैं, आप सर्कल्स में भी काम करते हैं, आप कुकिंग क्लासेस भी लेते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये एडवेंचरस हैं, ठीक है। इसको हम एडवेंचर लर्निंग कहते हैं कि जिसमें आपको खुशी मिल रही है, जिसमें आप खुद करना चाह रहे हैं, ठीक है। इसमें कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, ये प्रॉब्लम सॉल्व भी कर सकती है, ये कॉन्फ्लिक्ट भी सॉल्व कर सकती है, ये रिस्क टेकिंग है लेकिन इट्स बेस्ट क्योंकि ये एडवेंचरस है तो पीपल गो फॉर इट। टीम ट्रेनिंग में ये होता है कि वो इंडिविजुअल्स तो इकट्ठे काम करते हैं एक गोल को अचीव करने के लिए, ठीक है। अब टीम परफॉर्मेंस में क्या आता है, सबसे पहले हर एक का बिहेवियर आता है, फिर उनकी नॉलेज आती है, फिर उनका एटीट्यूड आता है, ठीक है। अब सबसे पहले स्ट्रेटजीज़ क्या हैं, कोर्स ट्रेनिंग करनी है,
क्रॉस ट्रेनिंग करनी है। क्रॉस ट्रेनिंग अभी हम नीचे जाकर आपको बताएंगे, नीचे आ रहा है अभी ये। कोऑर्डिनेट करना है ट्रेनिंग्स के दौरान, ठीक है। और टीम लीडरशिप डेवलप करनी है, ये ऊपर देख चुके हैं। और इसके ऑब्जेक्ट क्या क्या है, नॉलेज होनी चाहिए, स्किल्स होनी चाहिए और एक एटीट्यूड होना चाहिए, मोटिवेशन होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद मेथड क्या क्या है, इंफॉर्मेशन बेस्ड है, डिमॉन्स्ट्रेशन है, प्रैक्टिस है, ठीक है, रोल प्ले है। टूल्स क्या हैं, टीम टास्क, परफॉर्मेंस, टास्क सिमुलेशन एंड फीडबैक एंड प्रिंसिपल्स। एक्शन लर्निंग ये होती है कि वो टीम जो कि एक्चुअल प्रॉब्लम के ऊपर काम करती है, ठीक है, और वो उसको सोल्व करती हैं और फिर वो अकाउंटेबल होती हैं उस प्लान को कैरी करने के लिए, जो उन्होंने प्लान कैरी किया होता है। और कुछ ना कुछ भी अप एंड डाउन होती है तो वो रिस्पॉन्सिबल भी होते हैं। ये जो होता है ये 6 to 30 एम्प्लॉयज़ के दरमियान होता है। 6 से 30 एम्प्लॉयज़ जो करते हैं, इसमें कस्टमर वेंडर भी है, इसमें चीज़ें डिफरेंट किस्म की आ जाती हैं। उसके बाद ई लर्निंग एंड यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इन ट्रेनिंग। ई लर्निंग ने जो है वो स्टडीज़ बहुत ईजी कर दी हैं। आप अपने डेस्कटॉप से, आप अपने लैपटॉप से पढ़ सकते हैं, ठीक है। आपको क्या चाहिए, CD रूम्स चाहिए और इंटरेक्टिव वीडियो चाहिए। इंटरेक्टिव वीडियो का क्वेश्चन जो है वो एक आया हुआ था, ठीक है। ठीक है, उसके बाद हमारा आ जाता है ट्रेनिंग टेक्नोलॉजी इन्फ्लुएंस ऑन ट्रेनिंग एंड लर्निंग। टेक्नोलॉजी ने लर्निंग के ऊपर या ट्रेनिंग के ऊपर कितना को जो है वो इन्फ्लुएंस किया है। ओके, अब वो कह रहा है ट्रेनिंग हेल्प करती है कंपनी को एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लेने के लिए। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या होता है कि जब एक ही चीज़ के लिए कंपनीज जो है वो मुख्तलिफ हैं, ठीक है, तो आप में एक कंपटीशन बढ़ जाता है। लेकिन आपके पास एक बेनिफिट है कि आपकी जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है उनसे। आपका कोई ऐसा छुपा हुआ मटेरियल है जो उनको नहीं पता, तो ये आपका हो जाएगा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। टेक्नोलॉजी एंड कोलैबोरेशन, वो कह रहा है कि टेक्नोलॉजी जो है उससे कोलैबोरेशन बड़ी इजी हो गई है, ठीक है। आप जोग्राफिकली कहीं पर भी बैठे हुए हैं, आप नेट के थ्रू कनेक्ट हो जाते हैं और आप एक दूसरे से ट्रेनिंग जो है वो ले सकते हैं, ठीक है। इसमें डॉक्यूमेंट वेब लिंक्स भी आ जाते हैं, डॉक्यूमेंट हैंडलिंग भी अच्छी हो जाती है, कोलैबोरेशन भी अच्छी हो जाती है, ठीक है। इंटरपर्सनल इंटरेक्शन भी आपकी रहती है फिर, ठीक है। इसमें कोई ऐसा टाइम नहीं चाहिए होता अगर आपके लेक्चर्स पढ़े हुए हैं कि दोनों इकट्ठे एक टाइम पे ऑनलाइन हों। टेक्नोलॉजी एंड लर्निंग इन्वायरमेंट, फिर से बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। जो इंटरनेट है वो रिस्पॉन्सिबल है लर्निंग में रिवैल्यूएशन क्रिएट करने का, ठीक है। इस इंटरनेट के ज़रिए हमारी वॉइस आती है, हमारी वीडियोस आती हैं, हमारा डाटा कनेक्ट करता है, ठीक है। सारी इंटरनेट की तारीफ जो है वो यहाँ उसने इकट्ठी कर दी। ये आ गया हमारे पास स्केच। टाइप ऑफ लर्निंग प्रोग्राम, इसमें जो हमारी सिंपल क्लासरूम लर्निंग थी उसमें का ट्रेनर था, उसने डिलीवरी दी, उसने कंटेंट पेश किया, लर्नर और उसमें फिर वो एक्सपर्ट बन गए। उसके बाद कुछ भी नहीं। लेकिन इसमें जो है, इसमें टेक्नोलॉजी है में एक ट्रेनर तो है लेकिन उसका डिलीवरी मैकेनिज़्म बहुत ज़्यादा है, ठीक है। उसको एक क्लासरूम नहीं चाहिए, ऑनलाइन है, आईपैड्स हैं, सिमुलेशन है, कंटेंट तो है ही है, ठीक है। उसके मेथड्स बढ़ गए हैं। उसके बाद ट्रेनिंग और इंस्ट्रक्टर ये होता है यहाँ पे। लर्नर है। ये जो ट्रेनर है वो भी इनसे बात कर सकता है और लर्नर आपस में भी जो है वो डिस्कशन कर सकते हैं। जो लर्नर है वो फिर एक्सपर्ट से भी मशवरा करता है और एक्सपर्ट जो है वो लर्नर से भी मशवरा कर सकते हैं, यानी कि इट्स ईजी। इसके बाद हमारे पास बारी आती है, अच्छा लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी बेस्ड क्या है। एक सबसे पहले हम कम्युनिकेट करते हैं। उसके बाद फिर हम ऑनलाइन रेफरेंसिंग देते हैं। उसके बाद असेसमेंट हम लोग करते हैं। उसके बाद फिर डिलीवरी होती है। उसके बाद हम लोग लर्न करते हैं। फिर एक्सपर्ट सिस्टम है। उसके बाद वो कह रहा है कि CD रूम हम लोगों को चाहिए हैं, ठीक है। उसके बाद एडवांटेज डिसएडवांटेज देख लीजिएगा। उसके बाद हमारे पास बारी आ रही है यूज़ ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी इन ट्रेनिंग। कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग जो है वो आपका आया हुआ था। कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग जो है ये बेसिकली आपकी इंटरेक्टिव ट्रेनिंग होती है, ठीक है। इसमें जो ट्रेनिंग है उसको रिस्पॉन्ड करना जो है वो ज़रूरी होता है, ठीक है। इसमें जो है जो एक शख्स है, जो ट्रेनिंग है, वो कंप्यूटर में अपनी चीज़ें डालता है, अपनी ट्रेनिंग का फैक्ट्स डालता है और जो कंप्यूटर है उसको एनालाइज करता है और फिर रिस्पॉन्स करता है और फिर ट्रेनिंग को फीडबैक देता है
कि आपके जब तक पहुँचे हो, ठीक है। सीडी रोम, डीवीडी एंड लेज़र डिस्क हमें चाहिए होती हैं इसके लिए, ये सब काम करती हैं इसके अंदर। तो हमारा टेक्स्ट जो है वो रीड किया जा सकता है, हमारी ग्राफिक्स बनती हैं, हमारी ऑडियो जो है वो सुनी जा सकती हैं, और हमारी वीडियो जो है वो काम में आती है। इंटरेक्टिव वीडियो जो है ये वीडियो के लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है, और कंप्यूटर के लिए और ट्रेनिंग के लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है, ठीक है। मॉनिटर कनेक्ट होता है कीबोर्ड से। ऑनलाइन लर्निंग, द इंटरनेट वेब ट्रेनिंग, दिस इज़ सो ईजी। बच्चों को लिए बातें हैं सारी। एडवांटेजेस ऑफ ऑनलाइन लर्निंग। ऑनलाइन लर्निंग के एडवांटेजेस क्या क्या हैं, ठीक है। डिस्टेंस का कुछ इतना फ़र्क नहीं पड़ता, बहुत सारी वेबसाइट को अवेलेबल होती हैं, ठीक है। आपके पास बहुत सारे रास्ते होते हैं, बहुत सारे टीचर्स अवेलेबल होते हैं। यू कैन चूज़ वट एवर यू वांट टू। इफेक्टिव ऑफ ऑनलाइन लर्निंग,